श्रद्धा मर्डर केस में आज हम बात करेंगे सबसे बड़े कबूलनामे की। ये कबूलनामा है आरोपी आफ्ताब का। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब ने आज कोर्ट में क्या कहा, यह आपको सुनना चाहिए। कोर्ट में कहा उसने कि उसने श्रद्धा के उकसावे पर गुस्से में आकर उसे मार डाला। यानी कि कोर्ट में भी आफ्ताब ने इस बात को कबूल कर लिया कि उसी ने श्रद्धा का मर्डर किया है। आफ्ताब ने जज को बताया कि श्रद्धा उसे गुस्सा दिलाती थी। कोर्ट में इस बात को कबूल करना यह एक बड़ी बात है। इससे पहले पुलिस के सामने आरोपी आफ्ताब ने मर्डर की बात कबूल की थी, अब तो कोर्ट में भी इस बात को कबूल किया है। 4 दिन की रिमांड और मिल गई है। हड्डियों की तलाश अब भी हो रही है, शव के टुकड़ों की तलाश अब भी हो रही है। कोर्ट ने भी आफ्ताब से कुछ पूछा सर सुनवाई के दौरान? कोर्ट ने नहीं पूछा कि यू आर इन स्टेबल कंडीशन, जो है आपको कोई टॉर्चर को नहीं की जा रही है, आपको कोई हार्म तो नहीं पहुंचाई जा रही है। तो आफ्ताब ने बोला नहीं। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, दिल्ली पुलिस मुझे पूरी कोऑपरेट कर रही है जो है सर। और स्पेशली जो आईओ का उन्होंने तारीफ भी किया ओपन कोर्ट में कि आईओ साहब भी मुझे काफी कोऑपरेट कर रहे हैं। क्यों उससे ऐसा हुआ, उसने इस बारे में कुछ नहीं, ऐसा कुछ उसने नहीं बताया कि मैंने क्यों ऐसा। उससे उन्होंने एक बोला कि मुझे बार बार प्रोवोक की जाती थी जो है, बस इतना ही। गुस्से में उससे ये हाँ, बस ये प्रोवोकेशन का ही था। ऐसा ही किसी ने बताया कि मैं क्यों किया। जो विटनेस विक्टिम थी उसके पार्ट से जो है प्रोवोकेशन का उसने एक वर्ड का यूज किया। सर अब आगे आपका क्या कदम है? क्या फैमिली वालों ने आपसे मिलने की कोशिश की है या नहीं? अभी फैमिली वाले नहीं, पर मैंने उसको आज आफ्ताब से भी इस मैटर पर बात की थी। जब मैं अलग कमरे में उनसे मैंने लीगल मीटिंग की तो उन्होंने बोला कि मुझे फैमिली से बात करनी है, और मैंने ये बात मेंशन भी किया जो ऑनरेबल कोर्ट के सामने। तो ऑनरेबल कोर्ट ने बोला कि ठीक है, मैं आपको अलाउ कर देता हूँ, आप मिलिए। तो ये जिन्हें आपने सुना ये अविनाश है, ये आफ्ताब के वकील हैं। इन्होंने कहा कि कोर्ट में आफ्ताब ने क्या क्या कबूल किया। उसने ये कबूल किया कि मुझे बार बार प्रोवोक किया जाता था, उकसावे में आकर, गुस्से में आकर मैंने श्रद्धा का मर्डर कर दिया। ये सबसे बड़ा कबूलनामा है। आफ्ताब की 4 दिन की रिमांड पुलिस को और मिल गई है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट में उसने कबूल किया कि गुस्से में आकर उसने श्रद्धा को मार दिया। मैदानगढ़ी तालाब से अभी कुछ और हड्डियां बरामद हुई हैं। गुरुग्राम से आरी की तलाश अब भी की जा रही है। आरी वही जो कि कत्ल के लिए हथियार था, इस्तेमाल किया गया। और पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट भी जल्द होने वाला है। आफ्ताब के घर से कई सबूत मिले हैं। श्रद्धा के दोस्त क्या कह रहे हैं यह भी आपको सुनना चाहिए, जिससे यह केस और आगे सुलझने की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। और अब चलते हैं मेरे सहयोगी पयोधी के पास, जो बताएंगे कि कोर्ट में आफ्ताब ने जो बातें कबूल की वो कितना बड़ा कबूलनामा है और इस केस को सुलझाने की दिशा में कितना मददगार साबित होने वाला है। पयोधी। बिल्कुल विशाल, और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस के लिए अब अगले जो 100 घंटे होंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस पूरे केस को क्रैक करने से जुड़े हुए वो कैसे डिकोड करेंगे उस थ्योरी को जो आफ्ताब ने उनके आगे गढ़ी है। और इसमें सबसे ज्यादा मददगार होने वाला है आज का कोर्ट में पेशी के दौरान आफ्ताब का बयान। आपको बता दें कि आज दूसरी बार की जो रिमांड है वो खत्म हो रही थी और इसीलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आफ्ताब को कोर्ट में पेश किया जाता है। लेकिन उसी दौरान वो एक ऐसा बयान देता है जिसके बाद अब ये लग रहा है कि हो सकता है आने वाले दिनों में कि आफ्ताब के उस स्टेटमेंट से पुलिस को बहुत मदद मिले। और वो ये कबूल करता है जज के सामने कि उसने गुस्से में आकर श्रद्धा की हत्या की थी। सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि उसने पहले पुलिस के आगे क्या क्या कबूलनामा किया है। तो अब आप ये समझिए कि पुलिस के आगे क्या कहा। 18 मई की रात लड़ाई हुई। उसने ये बताया कि हम दोनों की लड़ाई 18 मई की रात हुई थी। श्रद्धा से हाथापाई हुई थी, यह भी उसने बताया। श्रद्धा का गला दबाया, लाश को बाथरूम लेकर गया। आप सोचिए, उसने अपनी हैवानियत की कथा खुद बता दी। 19 मई को बाजार गया, फ्रिज और आरी खरीदी, आरी से लाश के टुकड़े कर दिए। करीब 20 दिन तक टुकड़े वो फेंकता रहा, इस बात को उसने खुद कबूला है। अब देखिए, अब जज के सामने क्या कहा वो आपको बताते हैं। उसने कहा, हाँ मैंने श्रद्धा को मारा, यस आई किल्ड हर। ये बात वो पहले भी कह चुका है। साथ ही उसने ये कहा आज पेशी में कि गुस्से में श्रद्धा का कत्ल उसने कर दिया। और
पुलिस को सब कुछ बता दिया। ये बात उसने खुद ही कबूल कर ली जज के आगे आज पेशी के दौरान। और अभी बहुत कुछ भूल गया हूं वो ये भी कह रहा है। मैप से टुकड़े फेंकने की जगह उसने बताई है, जिसको लेकर पुलिस ने भी अपनी स्ट्रैटेजी इसी तरह से बनाई है। पुलिस ने बाकायदा एक मैप बनाकर तैयारी की है कि सर्च ऑपरेशन वो चलाएगी। एक तालाब के पास श्रद्धा का सिर फेंका और जो जानकारी मिली कि जो जबड़ा बरामद हुआ है क्या वो श्रद्धा का है या नहीं है, ये भी अब जांच का विषय बना हुआ है। विशाल, ओवर टू यू। शुक्रिया पयोधी। ये कितना बड़ा कबूलनामा है ये हम अब समझ चुके हैं और इससे केस को सुलझाने में कितनी मदद मिलेगी ये भी बात समझ में आ रही है। इसी के साथ साथ मेरे दो और सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से प्रमोद मेरे साथ हैं, मुंबई से येशा मेरे साथ जुड़ रही है। सबसे पहले प्रमोद, आज दिल्ली की साकेत कोर्ट में जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो पेशी हुई, बड़ी बात जो अब तक पुलिस के सामने कबूल की थी वो कोर्ट में भी आफ्ताब ने कबूल की कि हां मैंने ही श्रद्धा को मारा। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस के पास इस कबूलनामे के अलावा पुख्ता सबूत कितने हैं और उसकी निशानदेही पर अब तक क्या कुछ बरामद हुआ है और क्या बचा है? बिल्कुल विशाल, आज आफ्ताब को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नहीं बल्कि फिजिकली पेश किया गया था। सुबह सुबह उसे पेश कर दिया था और 4 दिन की रिमांड पुलिस ने मांगी थी। पुलिस को 4 दिन की रिमांड मिल गई है। इस दौरान आफ्ताब ने जज को बताया कि उसने प्रोवोकेशन में, यानी कि जो श्रद्धा है उसने उसे उकसाया था और गुस्से में उसने श्रद्धा का कत्ल कर दिया। जिसके बाद 4 दिन की रिमांड लेकर पुलिस चली गई है। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि इसने एक स्केच बना के दिया है एक तालाब का, वहाँ पे कुछ बॉडी पार्ट्स जो है इसने फेंके थे, हमें इसको वहाँ लेकर जाना है। 4 दिन की रिमांड मिल गई है और पुलिस को काफ़ी सारे सबूत मिले। करीब 18 से ज़्यादा जो है मानव अवशेष मिले हैं जिन्हें CFSL जो है वहाँ पे भेजा गया है। उसके वहाँ पे DNA टेस्ट की कराया जा रहा है। उनकी जो फॉरेंसिक सबूत है वो जुटाए जा रहे हैं। जिस तरीके से पुलिस ने जो है हाईकोर्ट में भी ये बताया है, लगभग 80% जो है इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है। और अब आज जो है FSL रोहिणी, उससे भी संपर्क दिल्ली पुलिस ने किया है कि पॉलीग्राफ टेस्ट की परमिशन मिल चुकी थी और पॉलीग्राफी टेस्ट जो है वो FSL रोहिणी में आज हो सकता है, क्योंकि अब सारे के सारे जो साइंटिफिक मेथड है, साइंटिफिक एविडेंस है, वही इस केस को कन्विक्शन तक ले जा सकते हैं। तो पुलिस बिल्कुल, नार्को टेस्ट भी होना है लेकिन उससे पहले पॉलीग्राफ टेस्ट भी होना है और उससे पहले अब पेशी भी हो चुकी है जिसमें आफ्ताब ने कबूल की है मर्डर की बात। श्रद्धा मर्डर केस में एक बड़ा खुलासा यह भी हुआ है, श्रद्धा की हत्या का आरोपी आफ्ताब 4 मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल कर रहा था। सोशल मीडिया के लिए 2 मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करता था। पैकर्स एंड मूवर्स पर अलग नंबर का इस्तेमाल किया। फ्रिज मंगाने के लिए श्रद्धा के फोन नंबर का इस्तेमाल किया। श्रद्धा के अकाउंट से भी 2 नंबर जुड़े हुए थे। इन्हीं नंबरों से श्रद्धा का फेसबुक ऑपरेट हो रहा था। आफ्ताब के घर से कई अहम सबूत भी हाथ लगे हैं। एक हथौड़ा हाथ लगा है, कंघे, टूथब्रश, नाखून के टुकड़े मिले हैं। नाखून के टुकड़े जो हैं वो FSL जांच के लिए भेज दिए गए। श्रद्धा मर्डर केस में बड़ा खुलासा, 4 मोबाइल नंबर में छिपा मर्डर का राज। 100 घंटे, 100 सवाल और 4 दिन की रिमांड। श्रद्धा मर्डर केस में सबसे बड़ा सबूत आफ्ताब का मोबाइल नंबर हो सकता है। अभी तक बात सामने आई थी कि आफ्ताब केवल 2 मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन श्रद्धा मर्डर केस में जी मीडिया को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि आफ्ताब के 4 मोबाइल नंबर हैं। आइए हम आपको आफ्ताब से जुड़े मोबाइल नंबर की हर एक डिटेल बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब 2 नहीं बल्कि 4 मोबाइल नंबर्स का इस्तेमाल करता था। सोशल मीडिया के लिए आफ्ताब 2 मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करता था, जबकि मूवर्स एंड पैकर्स से सामान मंगवाने के लिए आफ्ताब ने अलग फोन नंबर दिया था। आफ्ताब ने फ्रिज मंगवाने के लिए श्रद्धा के मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया था। इसी तरह श्रद्धा के फेसबुक अकाउंट की जांच करने पर जी न्यूज को पता चला कि श्रद्धा के अकाउंट से भी 2 नंबर जुड़े हुए हैं जिनसे उसका फेसबुक ऑपरेट होता था। पुलिस के पास आफ्ताब के घर से कई अहम सबूत भी हाथ लगे हैं। एक हथौड़ा, कंघे, टूथब्रश और नाखून के टुकड़े मिले हैं। नाखून के टुकड़े FSL जांच के लिए भेजे गए हैं। इस तरह के मामले में तथ्यों पर और आफ्ताब की मॉडस ऑपरेंडाई पर अगर नजर डालें तो आफ्ताब के कब्जे में कुल मिलाकर कम से कम 4 मोबाइल नंबर थे। श्रद्धा मर्डर केस की CBI जांच की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई है।
एक वकील की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि इस मर्डर केस को 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लिहाजा अब सीबीआई से इसकी जांच कराई जाए। श्रद्धा जो मर्डर केस है जिसमें आफ्ताब ने बड़े साइंटिफिक तरीके से वेल प्लान करके उसका मर्डर किया मई में और उसके 35 टुकड़े किए। अब जब दिल्ली पुलिस उसके इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो जो दिल्ली पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का तरीका है वो एक लेमैन की तरह है कि आफ्ताब बताता है वो ढूंढने चले जाते हैं। तो 9 दिन बीत चुके हैं, अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। तो और दिल्ली पुलिस हैंडीकैप है, इसके पास पूरे साइंटिफिक मेथड नहीं है, इनकी जो टीम है वो भी वेल ट्रेंड नहीं है। इसको हम सीबीआई इंक्वायरी चाहते हैं। देश को झकझोर देने वाले श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफ्ताब की आज कोर्ट में पेशी है। इसके अलावा पुलिस को जांच में जो हड्डियां मिली हैं, उनके डीएनए को श्रद्धा के परिवार के डीएनए के साथ मैच कराया जाएगा। माना जा रहा है कि श्रद्धा की डीएनए रिपोर्ट आने में तकरीबन 15 से 20 दिन का वक्त लग सकता है। श्रद्धा मर्डर केस में अगले 100 घंटे दिल्ली पुलिस के लिए बेहद अहम है। मर्डर के अनसुलझे सवालों के जवाब तलाशने के लिए ही दिल्ली पुलिस ने अपने 100 से ज्यादा पुलिस वालों की एक लंबी चौड़ी टीम बनाई है, क्योंकि पुलिस के सामने श्रद्धा मर्डर केस में 100 से ज्यादा ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है। क्योंकि पुलिस को पता है कि उसके पास आरोपी आफ्ताब की रिमांड का समय भी करीब 100 घंटे ही बचा है। दिल्ली से वरुण भसीन, नीरज गौड़ और प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुंबई से येशा मेरी सहयोगी मेरे साथ है। येशा, अब जबकि कोर्ट में पेशी आफ्ताब की हुई है, परिवार से मिलने की बात सामने आई है, तो अब सवाल ये उठता है कि आफ्ताब अगर परिवार से मिलना भी चाहे तो परिवार का तो कोई अता पता ही नहीं है, परिवार के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है अब तक। जी बिल्कुल, क्योंकि आफ्ताब का जो परिवार है, जब से आफ्ताब यहाँ पे आया था, आखिरी बार आफ्ताब मुंबई में तकरीबन नवंबर 3 के आसपास था, जिसके बाद नवंबर 5 को उसका जो वसई वाला घर है उसका जो अग्रीमेंट है वो किया गया था। उसका जो पुराना घर है, 20 साल तक आफ्ताब का परिवार उसी घर में रहता था और 20 साल के बाद उन्होंने वह घर छोड़ दिया, वो घर को रेंट पे लगा के मीरा रोड चले गए। लेकिन दिल्ली पुलिस की जो टीम यहाँ पे आई हुई है वसई में, वो मीरा रोड पुलिस स्टेशन, नवानगर पुलिस स्टेशन भी पहुंचे थे। वहाँ पे ये भी कोशिश की कि आफ्ताब का परिवार कहाँ रहता है उसकी जांच करें। यहाँ तक कि आखिरी बार जो आफ्ताब के परिवार का लोकेशन आया था मीरा रोड में, वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि आफ्ताब का परिवार अभी वहाँ पे नहीं रहता। तो सवाल तो ये उठता है कि आफ्ताब का परिवार गया तो गया कहाँ, और 15 दिन पहले ऐसी हड़बड़ी में, जल्दबाजी में जो घर में वो 20 साल से रह रहे थे वो छोड़ के गए क्यों। इसमें सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या आफ्ताब ने उसके परिवार को बता दिया था, क्योंकि एक मिसिंग कंप्लेन श्रद्धा की ऑलरेडी वसई में रजिस्टर हो चुकी थी श्रद्धा के पिता के द्वारा, और उसके बावजूद जब उससे क्वेश्चनिंग की गई, यानी कि आफ्ताब से क्वेश्चनिंग की गई, आफ्ताब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया गया, उसके बाद आफ्ताब अपने परिवार को कहाँ शिफ्ट किया। अब श्रद्धा के दोस्तों ने ये भी खुलासा किया है कि श्रद्धा और आफ्ताब के बीच में हो रहे अनबन के बारे में आफ्ताब के परिवार को बिल्कुल इन सारी घटनाक्रम के बीच आफ्ताब के परिवार को लेकर अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। अब तक पुलिस तलाश कर ही रही है। और एक और बड़ी खबर जो इस केस से जुड़ी है वो आपको बताते हैं। श्रद्धा मर्डर केस की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहकर इस याचिका को खारिज किया है कि यह याचिका सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दाखिल की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि दिल्ली पुलिस इस मामले की पहले से ही जांच कर रही है और इस मामले में कोर्ट की निगरानी की कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, कहा गया था कि इस केस को सीबीआई को सौंप दिया जाए। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। तो देखिए, पहले नार्को टेस्ट की बात हो रही थी, अब पॉलीग्राफ टेस्ट की बात हो रही है। नार्को टेस्ट क्या है ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब आपको बताते हैं कि पॉलीग्राफ टेस्ट होता क्या है और आरोपी आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट जो किया जाएगा उसका महत्व क्या है, उससे जानकारी क्या मिलेगी। देखिए, पॉलीग्राफ टेस्ट को लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहा जाता है। इसी का दूसरा नाम लाई डिटेक्टर टेस्ट भी है। समझ लीजिए झूठ पकड़ने की मशीन के जरिए सच उगलवाने का तरीका। मशीन सेंसर के जरिए व्यक्ति से जोड़ी जाती है। इस मशीन का जो सेंसर है वो जिस पर टेस्ट किया जाता है, सेंसर को उससे जोड़ दिया जाता है। व्यक्ति के सांस लेने की गति को फिर रिकॉर्ड किया जाता है। व्यक्ति का पल्स, उसका ब्लड प्रेशर, यह सब कुछ रिकॉर्ड किया जाता है। शरीर से निकलने वाले पसीने में कोई बदलाव तो नहीं हो रहा, यह भी मॉनिटर किया जाता है। हाथों और पैरों का मूवमेंट भी रिकॉर्ड किया जाता है। जो वायर है वो बीपी, हार्ट रेट और सांसों की दर को भी मॉनिटर करती है। हार्ट बीट तेज होने पर
यह समझ में आता है कि शख्स कुछ छिपाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, झूठ तो नहीं बोल रहा है। सब कुछ अगर सामान्य रहता है तो फिर व्यक्ति सच बोल रहा है, आमतौर पर ऐसा माना जाता है। प्रमोद मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं। प्रमोद, अब तक तो नार्को टेस्ट की बातें हो रही थी, लेकिन अब उससे पहले होना है पॉलीग्राफिक टेस्ट। ये टेस्ट कब होना है और इस टेस्ट के जरिए क्या कुछ हासिल कर पाएगी दिल्ली पुलिस? बिल्कुल विशाल, दिल्ली पुलिस ने एफएसएल रोहिणी से संपर्क किया है और अब 4 दिन की रिमांड जो पे आफ्ताब है उसका कभी भी पॉलीग्राफी टेस्ट जो है करा सकते हैं। और नार्को टेस्ट से पहले पॉलीग्राफी टेस्ट करवाया जाता है। इसको हमें इस तरीके से समझना होगा कि अगर 50 सवालों की लिस्ट जो है पुलिस ने बनाई है, 50 सवाल बनाए हैं, तो उन सवालों को सबसे पहले पॉलीग्राफी टेस्ट में पूछा जाएगा। उसमें देखा जाएगा कि जो सवालों के जवाब वो हाँ सही दे रहा है, यानी झूठ नहीं सच बोल रहा है, उन सवालों को हटा दिया जाता है और ऐसे सवालों को फिर दोबारा उसकी लिस्ट बनाई जाती है जिन सवालों के जवाब वो ना में दे रहा है या फिर यानी झूठ बोल रहा है। उन सवालों को लेके आगे टेस्ट होते हैं। उसके बाद जब नार्को टेस्ट होता है, नार्को एनालिसिस टेस्ट होता है, तब वो ऑपरेशन थिएटर में होता है। उसमें बाकायदा एनेस्थीसिया दिया जाता है और सेमी कॉन्शियस कंडीशन में जो है उससे वो सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, पॉलीग्राफिक टेस्ट को लेकर हम आपसे और जानकारी लेंगे। इस बीच जो एक और बड़ी खबर है इस केस से जुड़ी हुई वो आपको बताते हैं। एक और बड़ा सबूत मिला है श्रद्धा मर्डर केस की जांच में। एक और बड़ा सबूत, ये सबूत मिला है दिल्ली के मैदानगढ़ी तालाब से। गोताखोरों की मदद से यहां पर पुलिस ने कुछ हड्डियां बरामद की हैं। मैदानगढ़ी तालाब से हड्डियां बरामद की गई हैं और शुरुआती जांच में ये हड्डियां किसी इंसान के हाथ की ही लग रही हैं। पुलिस ने सभी हड्डियों को जांच के लिए सीएफएसएल भेज दिया है। अब तक पुलिस को शव के कई टुकड़े मिल चुके हैं, हड्डियां मिल चुकी हैं, लेकिन अब तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये श्रद्धा की ही है या नहीं। देखिए, निशानदेही पर जो आफ्ताब ने जानकारी दी थी उसके आधार पर पुलिस ने यहाँ पर गोताखोरों को लगाया था, जिसके बाद कुछ हड्डियां बरामद हुई हैं। सबसे पहले मैं आपको ये विजुअल दिखा दूं जो हमारे दर्शक है। बेहद विशाल का है, लगभग 50 एकड़ के आसपास में ये तालाब फैला हुआ है। पहले यहाँ पर पुलिस की प्लानिंग थी कि ये पूरा तालाब पानी से खाली कराया जाएगा। फिर जो विशेषज्ञ है उन्होंने बताया कि ये संभव नहीं है, इसमें 2 से 3 महीने का समय लगेगा। 100 के आसपास साल पुराना तालाब है, 50 एकड़ में फैला है। उसके बाद स्ट्रेटजी को चेंज किया गया, गोताखोरों को लगाया, लेकिन समस्या ये थी कि लंबा समय हो गया है उन अवशेषों को फेंके हुए। ऐसे में जो जीव जंतु हैं वो उसको खा गए होंगे, कुछ हड्डियां बची होंगी। चूंकि ये इतना पुराना तालाब है, ऐसे में वो हड्डियां कहीं नीचे काई में ना फंस गई हूं, इसको लेकर पुलिस कंफ्यूज थी। ऐसे में जो आफ्ताब ने जगह बताई, विशेष करके उसने इस लोकेशन से फेंका, उससे फेंका, या जो आगे जो बाउंड्री आपको दिख रही है वहां पर चल के फेंका, उन्हीं जगह पर गोताखोरों को पुलिस ने लगाया, तब जाकर कुछ अवशेष बरामद हुए हैं। अब एक बार आफ्ताब से फिर पूछताछ की गई, कड़ाई से किया। आफ्ताब लगातार, आज उसने कोर्ट में भी ये बोला जब कस्टडी, जब उसकी पेशी की गई थी, कि वो नया था इस इलाके के लिए। जब उसने जिन चीजों को अपराध किया वो उनको उसके दिमाग से स्किप हो गई है, वो लगातार घूमता नहीं रहा है। यही एक वजह है कि बार बार बयान बदल रहे हैं। वो लगातार पुलिस को सहयोग कर रहा है। तो अभी भी उसका दावा है पुलिस से कि उसको एग्जैक्ट जगह याद नहीं है कि उसने हड्डियां कहां पर फेंकी थी, क्योंकि ये इलाका इतना बड़ा है। आप समझिए, उस तरफ जंगल से जाकर अगर आप उस साइड फेंक देंगे या उस बाउंड्री से फेंक देंगे तो इतने बड़े तालाब में पुलिस को हड्डियां ढूंढना, अवशेष ढूंढना बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। फिर भी अब आगे एक बार फिर स्ट्रेटजी बनाई गई है। जो विशेषज्ञ होते हैं तालाब नदियों में जो बॉडीज को खोजने के लिए, उनको लगाया जाएगा। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।